नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम सेमेस्टर की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम देखेंगे आदिकाल से परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य। जैसा कि हम सभी बच्चे जानते हैं कि हमारा जो आगामी प्रश्न पत्र है, जो परीक्षा का प्रकार है, वो वस्तुनिष्ठ है। तो इसलिए इससे पहले की कक्षाओं में आपको आदिकाल से संबंधित सभी तथ्य बहुत अच्छे से विस्तार के साथ समझाए गए हैं और इस कक्षा में मैं प्रयास करूंगी आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो पॉइंट टू पॉइंट नोट कराने की तथा समझाने की। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस कक्षा को, जो कि एक तरह से पूर्वाभ्यास का कार्य करेगी आपके लिए। और इस परीक्षा में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर महत्वपूर्ण तत्वों के संकलन का प्रयास करेंगे। तो आदिकाल, सबसे पहले समय सीमा जैसा हम जानते हैं कि आचार्य शुक्ल के अनुसार संवत 1050 से 1375 तक का कालखंड आदिकाल की सीमा में आता है। परंतु कतिपय विद्वानों द्वारा जो शुक्ल जी ने हमारे सिद्ध और नाथ साहित्य को छोड़ दिया था, आदिकाल की सीमा से बाहर रखा था, उसको भी आदिकाल के अंतर्गत समाहित किया है। तो इस प्रकार सर्वसम्मति से जो आदिकाल की सीमा है, जिसमें सिद्धों और नाथों की रचनाएं भी सम्मिलित हैं, उनका समय देखा जाए तो ठहरता है 650 ईस्वी। यहाँ पर ईस्वी पर मैं जोर दे रही हूँ, नहीं तो बच्चे कहेंगे कि मैडम आपने तो संवत 1050 से बताया था। तो यहाँ पर ईस्वी सन दिया गया है, संवत नहीं। और दूसरी बात, इसमें सिद्धों और नाथों की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। तो इस तरह से पूरे आदिकाल का समय यदि हम देखें तो संवत 1050 से 1375 तक, परंतु सिद्धों और नाथों के साथ उसकी समयावधि आती है 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। तो पहला तथ्य ये है कि हिंदी साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों के नामकरण का प्रथम श्रेय यदि किसी विद्वान को दिया जाएगा तो वो कोई भी भारतीय साहित्यकार नहीं है, बल्कि वह जॉर्ज ग्रियर्सन है, जिन्होंने सबसे पहले विभिन्न कालों के नामकरण का प्रयास किया था। तो ये प्रश्न की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कालों के नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो वो किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला पॉइंट है कि हिंदी साहित्य इतिहास के आरंभिक काल के नामकरण का प्रश्न सबसे अधिक विवादास्पद है। कोई उसे वीरगाथा काल कहता है, कोई उसे आदिकाल कहता है, कोई सिद्ध सामंत युग बोलता है, कोई चारण काल बोलता है। तो इस काल के नामकरण का प्रश्न सबसे अधिक विवादास्पद है और इस काल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है, जो मैं पूर्व कक्षाओं में आपको विस्तार के साथ बता चुकी हूँ। तो ग्रियर्सन ने कहा है इस काल को चारण काल, मिश्र बंधुओं ने कहा है प्रारंभिक काल, शुक्ल जी ने कहा है वीरगाथा काल, राहुल संकृत्यायन जी ने कहा है सिद्ध सामंत काल, राम कुमार वर्मा जी ने कहा है संधि काल व चारण काल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है आदिकाल। तो इस तरह से सभी महत्वपूर्ण विद्वानों और उनके दिए गए नामों के बारे में आपको इसमें बता दिया गया है। अब कहीं से भी कोई प्रश्न आए, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे यदि हम देखें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे 2 नाम दिए हैं। संधि काल, तो उन्होंने 700 से लेके 1000 तक की 1000 तक की रचनाओं को संधि काल के अंतर्गत लिया, जिसमें सिद्धों और नाथों की रचनाएं सम्मिलित हैं, तथा 1000 से लेके 1400 ईस्वी तक के काल को उन्होंने चारण काल, जो कि दरबारी काव्य रासो काव्य था, उसको उन्होंने चारण काल के नाम से संबोधित किया। अगला तथ्य है कि आदिकाल में हमें 3 प्रवृत्तियां मिलती हैं, अर्थात 3 तरह की काव्य रचनाएं आदिकाल में देखने को मिलती हैं। पहली है धार्मिक
प्रवृत्ति अर्थात धार्मिकता, दूसरी है वीर गाथात्मकता और तीसरी है श्रृंगारात्मकता। अर्थात यही तीनों तथ्य हमें संपूर्ण आदिकाल की सभी प्रकार की रचनाओं में अलग अलग जगह पर अलग अलग रचना में अलग अलग तत्व के रूप में देखने को मिलेंगी। अर्थात रासो काव्य जो है, खुमाण रासो, पृथ्वीराज रासो, वो वीर गाथात्मक है। जैनों और सिद्धों और नाथों की रचनाएं धार्मिक काव्य के अंतर्गत आती हैं तथा बीसल देव रासो आदि रचनाएं श्रृंगारिकता और वियोग श्रृंगार को लेकर के दिखाई देती हैं। अब अगला तथ्य यह है कि प्रबंधात्मक काव्य कृतियाँ लिखी गई हैं इस काल में। इस काल में मुक्तक काव्य रचना बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलती है। अधिकतर काव्य कृतियाँ प्रबंधात्मक है, जैसे कि रासो काव्य है और कीर्ति लता है, कीर्ति पताका है। तो ये सब प्रबंधात्मक काव्य कृतियों के ही उदाहरण हैं। अब इसके अलावा देखें, अगर इस काल में जो मुक्तक काव्य रचनाएं मिलती हैं जो कि बहुत कम मात्रा में लिखी गई हैं, तो वो हैं खुसरो की पहेलियाँ, सिद्धों और नाथों की रचनाएं तथा विद्यापति की पदावली। ये मुक्तक रचना के रूप में सामने आती हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि विद्यापति, जो कि आदिकाल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, जो कि जयदेव तथा गीत गोविंद की काव्य धारा को, उसी परंपरा को लेकर के कविता के क्षेत्र में आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। तो विद्यापति ने कीर्ति लता और कीर्ति पताका, इन दोनों रचनाओं को जो है वो अवहट्ट भाषा में लिखा। अवहट्ट भाषा जो है वो संक्रांतिकालीन भाषा है, अर्थात अपभ्रंश और हिंदी के बीच की जो प्रवृत्ति थी वो अवहट्ट भाषा में अंतर्निहित देखी जा सकती है। और पदावली की रचना इन्होंने मैथिली भाषा में की थी। मैथिल कोकिल कहा जाता है किसको? विद्यापति को। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विद्यापति ने किस भाषा में कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना की थी? अवहट्ट में। तथा मैथिली भाषा में कौन सी रचना की थी? पदावली की। और हम ये बता दें कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका उन्होंने राजा शिव सिंह की जो है प्रशस्ति के रूप में इनकी रचना की थी। अब आदिकाल में देखते हैं कि कितनी तरह की शैलियाँ मिलती हैं। तो आदिकाल में यदि हम देखें तो दो तरह की शैलियाँ मिलती हैं, डिंगल और पिंगल। तो डिंगल शैली जो थी वो कर्कश, वीर रस से भरी हुई कविताओं के लिए प्रयोग की जाती थी, जबकि पिंगल शैली कर्णप्रिय शब्दावलियों की थी। तो कर्कश शब्दावलियों के कारण डिंगल शैली लोकप्रिय होती चली गई, क्योंकि वीर गाथाओं का युग था, राजाओं का युद्धों का सजीव वर्णन होता था, रणभेरियां बजती थी। तो इसलिए डिंगल शैली अधिक लोकप्रिय होती गई, जबकि कर्णप्रिय अर्थात कोमल भावों को प्रकट करने वाली पिंगल शैली जो है वो धीरे धीरे लोकप्रिय हुई और आगे चलकर इसका ब्रज भाषा में विकलन हो गया। तो हम देखते हैं डिंगल और पिंगल दो शैलियाँ प्रचलित थी, जिसमें कर्कश शब्दावलियों के प्रयोग के कारण और वीर रस में प्रयुक्त होने के कारण डिंगल जो थी वो कालांतर में प्रयोग से धीरे धीरे कम लोकप्रिय हो गई, और कर्णप्रिय शब्दावलियों के कारण पिंगल शैली कालांतर में अधिक लोकप्रिय होती गई और ब्रज भाषा में मिल गई। अब आते हैं पृथ्वीराज रासो, जो कि आदिकाल का अत्यंत महत्वपूर्ण महाकाव्य माना जाता है, जो संबंधित था अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज की जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक पूर्ण कथा में। इसे कथानक रूढ़ियों का कोश माना जाता है, एक तरह का मोटिव, एक तरह का प्रतीक, कि जिसमें एक साथ पूरी कथा प्रतीकों के माध्यम से जुड़ी हो। तो इसको रूढ़ियों का भी कोश कहा जाता है। किसे? पृथ्वीराज रासो को। 69 समय थे पृथ्वीराज रासो में, और चंदर बरदाई द्वारा लिखित ये बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य रचना थी, जिसके बारे में सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि इतनी महत्वपूर्ण काव्य रचना ग्रंथ होने के बाद भी इसे निर्विवाद नहीं माना जाता। इसके बारे में 3 तरह के मत प्रचलित हैं। एक वर्ग मानता है कि यह ग्रंथ पूर्णता प्रमाणिक है,
दूसरा वर्ग मानता है कि पूर्णता अप्रमाणिक है, और तीसरा वर्ग कहता है कि यह अर्ध प्रमाणिक है। अब अगला तथ्य यह है कि अपभ्रंश में 15 मात्राओं का एक छंद मिलता है जिसका कि नाम है चौपई, और हिंदी भाषा में आते आते इस छंद में एक मात्रा बढ़ जाती है और यह चौपाई के रूप में अपना लिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अपभ्रंश में 15 मात्राओं के छंद चौपाई से ही कालांतर में हिंदी भाषा में अपनाया गया छंद चौपाई विकसित होते हुए दिखाई देता है। अब इसके बाद देखते हैं तो आदिकाल का जो सबसे लोकप्रिय छंद था वो था आल्हा, और यह वीर रस का बड़ा ही लोकप्रिय छंद था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि आदिकाल में वीर रस के लिए लोकप्रिय छंद कौन सा था, तो आप उत्तर देंगे आल्हा। अब इसके बाद देखते हैं कि किन किन छंदों का प्रयोग होता है वीर का इसमें आदिकाल में। तो दोहा, रासा, तोमर, नाराज, पद्धति, पज्झटिका और रिल्ल आदि छंदों का प्रयोग आदिकाल में देखने को मिलता है। अब चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति जो कि आदिकाल से चली आ रही है, और हमारे भक्ति काल में सूफी कवियों ने इसका प्रयोग किया, रामचरितमानस में भी इसका प्रयोग दिखाई देता है। तो ये पद्धति कहलाती है कड्वक पद्धति, और इसी कड्वक पद्धति का प्रयोग आगे चलकर भक्ति काल में जायसी और तुलसी द्वारा अपने अपने ग्रंथों में किया गया। अब यदि हम देखें आदिकाल में सबसे जो है वो महत्वपूर्ण कवि यदि हम देखें जिसने कि कालांतर में खड़ी बोली को भी जो है वो प्रयोग में लाने का श्रेय जिसे दिया जाता है, तथा जो हिंदू और इस्लामिक संस्कृति के समन्वय का प्रयास करते दिखाई देते हैं वो हैं अमीर खुसरो। तो इन्हें हिंदी और इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि भी कहा जाता है। तो हिंदू और इस्लामी संस्कृति के समन्वय का प्रयास करने वाला संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है, तो वो है अमीर खुसरो। अब हम आते हैं आदिकाल के साहित्य के रूपों पर। तो आदिकाल में 3 तरह के साहित्य देखने को मिलते हैं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। सिद्ध और नाथ साहित्यों की सिद्ध साहित्य इसमें से सबसे प्राचीन माना जाता है, जो कि 7वीं शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है। सिद्धों की रचनाएं इसी वर्ग में आती हैं। 84 सिद्धों में सरहपा को सबसे प्रथम सिद्ध माना जाता है, और सिद्ध पंथ के प्रवर्तन का श्रेय भी हम सरहपा को ही देते हैं। सरहपा के साथ साथ आगे 84 सिक्कों में जो प्रमुख सिद्ध कौन से हैं उनके नाम भी अभी आगे इसमें बताए जाएंगे। तो आदिकालीन साहित्य के प्रमुख रूप कितने हैं? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। अब सिद्धों द्वारा जनभाषा में लिखित साहित्य को क्या कहा जाने लगा? सिद्ध साहित्य। यह साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के प्रचार हेतु रचा गया। तो सिद्ध साहित्य किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से। तो ये भी प्रश्न आपके सामने आ जाता है। अब सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? सिद्धों की संख्या मानी जाती है 84। अब ये सिद्ध किन क्रियाओं में आस्था रखते थे? तो तांत्रिक क्रियाओं में, और मंत्र द्वारा सिद्धि चाहने के कारण ही इन्हें सिद्ध कहा गया। तो ये तांत्रिक क्रियाओं में अधिक आस्था रखते थे। 84 सिद्धों में प्रमुख कौन है? तो सरहपा, सबरपा, कन्हपा, लुईपा, डोम्भिपा और कुक्कुरिपा आदि प्रमुख है। सरहपा को प्रथम सिद्ध कहा जाता है। इन्हें सहजयान का प्रवर्तक भी कहा जाता है। तो यदि आपसे प्रश्न किया जाएगा कि सहजयान का प्रवर्तक कौन है, तो वो सिद्ध सरहपा है। अब सिद्धों की कवियों की रचनाएं कितने रूपों में मिलती हैं? 2 रूपों में, दोहा कोश और चर्यापद। सिद्धाचार्यों द्वारा रचित दोहों का संग्रह क्या कहलाता है? दोहा कोश, और इनके द्वारा रचित पद कहलाते हैं चर्यापद। तो ये दोहा कोश और चर्यापद इन 2 तरह की रचनाएं, 2 तरह के रूपों वाली रचनाएं सिद्ध साहित्य में देखी जा सकती हैं। अब एक प्रश्न और है कि सिद्ध साहित्य की भाषा कौन सी है?
तो सिद्ध साहित्य की भाषा को अपभ्रंश और हिंदी के संधि काल की भाषा मानी जाती है, इसीलिए इसे संधा या संध्या भाषा भी कहा जाता है। तो सिद्धों की भाषा को क्या कहा जाता है? संध्या भाषा। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। तो आशा है कि ये सभी महत्वपूर्ण तत्व और तथ्य आप अच्छे से याद रखेंगे और इनको आप बार बार दोहराएंगे, इनको आप, तो आपको परीक्षा में इनसे ज़रूर ही सहायता मिलेगी। इसी आशा के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।